Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के इंट्रोडक्शन पार्ट की, जहाँ पे हम रिजिड बॉडीज के बारे में, सेंटर ऑफ मास के बारे में, टू सिस्टम के बारे में ये देखेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे के वीडियोज में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी नेचर में वो बॉडी होती है जिसका डिफाइनाइट वॉल्यूम और एक फिक्स शेप होता है और बार बार उसका शेप चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है हमारे पास में वॉच, जैसे ये वॉच है, इस वॉच का शेप बार बार चेंज नहीं होगा। सेकंड, मेरे पास में एग्जाम्पल के लिए ये टैब हो गया, या फिर ये पेन हो गया, या फिर ये डेस्क हो गई, या फिर आप वॉल क्लॉक ले सकते हो। आपके हाथ में है ना, जैसे कि कुछ सॉलिड सा शेप लाइक वाटर बॉटल हो गई। ये सब चीज़ें जो होती है वो फिक्स शेप की होती है क्योंकि इनका शेप बार बार चेंज नहीं होता है। सेकेंड चीज़, इनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। तो इन द सेंस रिजिड बॉडी मोस्टली सॉलिड्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रिजिड बॉडी का ये सीन है कि रिजिड बॉडी में आपके सारे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। सेकेंड, उस बॉडी का शेप बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विद द परफेक्टली डिफाइनेट एंड अनचेंजिंग शेप। डिफाइनेट शेप है और अनचेंजिंग है ये। And the distance between the all pairs of particles of such body do not change with the time. टाइम के साथ में उसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पेन हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गई, स्टोन हो गया एंड सो ऑन, जितने भी सॉलिड्स का आप नाम लेना चाहो। तो ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन थी। ठीक है, अब ये चैप्टर पूरा बेस्ड है हमारे रोटेशनल मोशन में, लेकिन रोटेशनल मोशन में पहुंचने से पहले हमें यहाँ पे मोशंस के टाइप्स देखने पड़ेंगे जो रिगार्डलेस होंगे हमारे रिजिड बॉडी से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, तीन तरह के मोशन होंगे हमारे पास में। अब इन तीनों ही तरह के मोशन में क्या होगा, हमें रिजिड बॉडी को कंसीडर करके चलना है। तो फर्स्ट मोशन इज अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन का मोशन होता है पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव होना। एग्जाम्पल के लिए ये पेन है, इसको इमेजिन करो यहाँ पे कोई सरफेस है और ये पेन यहाँ से यहाँ तक मूव होते जा रहा है। तो अभी इसका ये जो मोशन है, इसके सारे पार्टिकल्स एक साथ एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ये पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, वो पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल चल। अब चाहे उसको ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो, पूरी बॉडी एक साथ आगे बढ़ रही है और एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है। ये ट्रांसलेशन मोशन हुआ। लिखा हुआ है इन द प्योर ट्रांसलेशन मोशन एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम ऑल द पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी। इन सब की वेलोसिटी सेम है। यहाँ के टिप पे जो पार्टिकल है से लेकर इसके एंडिंग पे जो पार्टिकल है, अगर मैं इसको मूव करूँ, सभी की वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम करो, यहाँ पे एक अज्यूम करो, यहाँ एक सेंटर में अज्यूम। तो जब इसको मूव करते हुए ले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इस पार्टिकल के इस ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल क्या है? एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं। सेकेंड, प्योर रोटेशनल। प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कि द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच पिवेटेड और फिक्स्ड इज अ रोटेशनल मोशन एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स अ सर्कल। सारे के सारे पार्टिकल सर्कल में घूमेंगे और इस बॉडी का सेंटर, आई मीन पिविट पॉइंट, एक जगह पे फिक्स रहेगा। मैं इस पिविट पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, तो अब ये रोटेट कर रही है, राइट? तो यहाँ पे पिविट फिक्स है और आपकी बॉडी जब रोटेट कर रही है ना, उसी तरह के मोशन को क्या कहेंगे हम? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहेंगे, मतलब प्योर हमारा कौन सा हो गया ये? रोटेशनल मोशन। एक तरह से सर्कुलर ही है बट प्योर रोटेशनल है। इसमें पार्टिकल्स, यहाँ का पार्टिकल देखो और यहाँ का पार्टिकल देखो, ये यहाँ पे जा रहा है और ये वाला अभी यहाँ पे घूम। इसमें वेलोसिटीज डिफरेंट होती है रोटेशनल मोशन में। ठीक है, और एक और चीज़, सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं एक सर्कल में ही घूमते हैं। एक सर्कल में घूमने का मतलब, इस पार्ट को अज्यूम करो एक पार्टिकल है, घुमाओ इसको, तो एक सर्कल बन रहा है ना। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? सर्कुलर पाथ बन जाएगा और यहाँ के पार्टिकल जो होंगे वो अलग अलग वेलोसिटी से घूमेंगे। लेकिन जो हमारा पहला वाला मोशन था प्योर ट्रांसलेशन, उसमें सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। थर्ड हमारा हो गया कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। मतलब अब रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों को ही हम क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे और एक दूसरे के साथ में जब हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे जब नया मोशन बनेगा इसे क्या बोलेंगे? कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशनल। एग्जाम्पल के लिए पेन, इसको अगर मैं रोटेट करूँ तो ये रोटेट तो हो ही रहा है, स्टिल साथ साथ में आगे भी बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको रोटेट करते 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 हम आगे ले जा, तो रोटेशनल तो हो रहा है, एडिशनल में क्या चल रहा है साथ में? ट्रांसलेशन। इस तरह के मोशन को कंबाइन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो
आगे शुरू करते हैं हम सेंटर ऑफ मास, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन 1 नंबर के अंदर भी पूछी जा सकती है, डिपेंड करता है 2 नंबर में पूछ ली तो फिर प्रॉपर्टीज भी लिखनी पड़ जाएगी वहां पे। बट अगर 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ 1 लाइन में आंसर है, और एमसीक्यू में तो वैसे भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर द मास ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी इज अज्यूम्ड, अज्यूम का मतलब माना हुआ है, टू बी कंसंट्रेटेड, फिक्स है। समझाता हूँ सेंटर ऑफ मास क्या है, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर उसका सारा के सारा मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब वो बॉडी उस पॉइंट पे बैलेंस हो सकती है। जैसे कि ये बॉडी है, इसका कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर में। अब ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है जहां पे उसका सारा मास क्या हो जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए, जिससे बॉडी बैलेंस में आ जाए। तो यहाँ पे कहीं पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पे पूरा मास क्या है, फिक्स है, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या है, बैलेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जो दिखता नहीं है, वेयर द मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, माना जाएगा कि वहां पे उसका मास कंसंट्रेटेड है। बैलेंस कर सकते हो तुम जैसे चाहे। इसकी जगह पे मैंने एक प्लेट ली होती या कुछ और ऑब्जेक्ट लिया, उसका ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे वो बॉडी फिक्स है, वहां पे उसका सारा मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। वो हमारा मास, वो पॉइंट कौन सा है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू स्टडी द इंडिपेंडेंटली ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में बॉडी अगर गोल गोल घूमती घूमती आगे की तरफ जा रही है तो वहाँ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल तो हो ही रहा है, ये मैंने बता दिया। तो इस केस में हम इस सेंटर ऑफ मास की हेल्प लेकर यहाँ पर उसकी क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, उसके ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन को समझ सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, द लॉ ऑफ मोशन विच आर अप्लाइड टू पार्टिकल्स कैन बी अप्लाइड टू लार्ज साइज बॉडीज बाय कन्वर्टिंग बॉडी इनटू अ पार्टिकल एट अ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को भी अप्लाई किया जा सकता है, और यहाँ पे अप्लाई करते समय लार्ज साइज बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लो। हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं, अर्थ है, अर्थ बहुत लार्ज है। ठीक है, अब इसमें इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ फाइंड करें, कहाँ पे, अमेरिका में, कहाँ इंडिया में, कहाँ चाइना में, नहीं ना, इतने पॉइंट्स पे हम नहीं ढूंढ सकते। तो हम अर्थ को एक बस जस्ट एक बड़ा सा स्फेयर कंसीडर कर लेते हैं, और उस स्फेयर का सेंटर का है जहाँ पे अर्थ फोकस होगी, जहाँ पे उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, अर्थ का कोर ना। तो वैसे ही हम मान लेंगे कि वो बहुत सा बड़ा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट सोर्स है, और उसके अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे उसका मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था सेंटर ऑफ मास का खेल। ठीक है, अब हम सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज के लिए निकालेंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलो, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर फिर भी नहीं आता है तो डाउट सेशन में जाके पूछ सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पे वैलिड है, वहाँ पे मेरा डीएम, वहाँ पे पूछ लो, या फिर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी डाउट डाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में पोजीशन वेक्टर। चलो पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 करके हम सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे फाइंड करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ट्राइंगल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, हमारे पास में स्फेयर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ऐसे रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, अगर है तो उसकी क्या वैल्यू है, वो सब हमें इस चैप्टर में फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ सेंटर ऑफ मास फॉर द 2 पार्टिकल सिस्टम। हमारे पास में 2 पार्टिकल है, उन पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमें बताना है। ठीक है, लेट्स अज्यूम हमारे पास में 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में 2 मासेस गिवन है, m1 मास और m2 मास। ठीक है, m1 m2 मेरे पास में 2 मासेस है। m1 की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, m1 की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r1, और हमारे पास में m2 की जो पोजीशन है वो कितनी है, r2। समझ आया, m2 की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो r2 हो गई, और m1 की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक r1 हो गई। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं पे ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे इन दोनों का मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो चलो थ्योरी पढ़ लेते हैं। इफ अ सिस्टम consists of 2 particles of masses m1 and m2 and whose position vector are r1 and r2 respectively, then the position vector of center of mass क्या होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, वो होता है r सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, वापस याद रखना,
मास को मल्टीप्लाई करना है पोजीशन वेक्टर से, फिर दूसरे मास को मल्टीप्लाई करना है पोजीशन वेक्टर से और उसमें ऐड कर देना दोनों को साथ में। नाउ यू कैन डिवाइड द टोटल मास। तो ये हो गया फॉर्मूला, आया समझ में? क्या था? m1 r1 m2 r2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर टोटल मास ऐड कर लिया। बस ये है ना हमारा सेंटर ऑफ मास है, किसका? दो पार्टिकल सिस्टम के लिए। और यहाँ पे r1 r2 क्या है? पोजीशन से, किनकी? m1 और m2 की रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह से इस सेंटर ऑफ मास का क्या होगा हमारे पास में? फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब आगे, हियर द सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल्स इज वेटेड एवरेज द पोजीशन वेक्टर ऑफ n पार्टिकल्स मेकिंग अप द सिस्टम। इस सिस्टम में अगर n पार्टिकल्स अटैच्ड हो तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्टेड हो जाएगा? इसका सीधा सा सिंपल सा टर्म है कि देखो मेरे पास में अगर n पार्टिकल्स कनेक्टेड है तो r1 r2 r3 r4 ऐसे, पहले मास का r1, दूसरे मास का पोजीशन वेक्टर r2, तीसरे का r3 एंड सो ऑन, तो लास्ट वाले पार्टिकल का क्या हो जाएगा? rn हो जाएगा। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट RCOM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डैश 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 m1 mn rn तक, और ये हो गया m1 से लेकर mn तक। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है किसका? सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर n हो तो, और ऊपर क्या फॉर्मूला आया था अगर ये टू पार्टिकल सिस्टम है। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इनसे रिलेटेड। देखो सम कंडीशंस रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या क्या कंडीशन है? पहला, इफ द टू मासेस आर इक्वल देन m1 m2, दोनों इक्वल है, 5 और 5 तो m1 m2 ले लेंगे हम। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये तो देखो सिंपल सा है, m1 r1 m2 r2 हमारे पास में था, m1 प्लस m2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे है ना m सब जगह पे m है, तो ये हो जाएगा m r1 m r2 अपॉन m1 प्लस m1 तो रह ही गया, तो यहाँ पे सिर्फ m और m ही आएगा। अगर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो m कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में r1 प्लस r2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2m हो जाएगा, m से m कट गया, तो क्या मिला हमें? आर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स r1 प्लस r2 बाई 2, अगर उनका मास क्या है वहाँ पे फिक्स है। ये चीज़ ध्यान रखना, MCQ में कभी कभी ऐसा होता है कि अपन करने बैठ जाते हैं बट ध्यान नहीं रहता है। मास अगर इक्वल है तो सीधा पोजीशन वेक्टर्स को ऐड बाई 2 कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा नीट और जेई में करने के शॉर्ट तरीके होते हैं। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, बस फ़र्क इतना सा है कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छे से याद है। अगर याद है तो आप टाइम बचा सकते हो खुद का, उसी को शॉर्टकट बोलते हैं। आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। ठीक है, तो आपको भी बिलीव नहीं करना चाहिए ट्रिक्स वगैरह नहीं है। कहीं पे लग रहा है हाँ बहुत हेल्पफुल ट्रिक है तो यूज़ करो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, वो बस घुमा फिरा के और कॉम्प्लिकेट करता है चीज़ों को। इससे बेटर है कि ऐसी चीज़ें ढूंढो जिससे वो काम आसान हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे? मास इक्वल नहीं होने का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस है, मास वेरी कर रहा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे और वापस कम है, फिर वापस ज़्यादा है। तो आप ये कर सकते हो, ये फॉर्मूला लग जाएगा आर डी एम अपॉन डी एम। यहाँ पे डी एम एक्चुअल में पास में हमारे पास में मास है, कंटिन्यूअस मास, और आर क्या है? हमारी पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास किसके लिए है? जब पार्टिकल्स का मास कंटिन्यूअस हो। तीसरा पॉइंट हमारे पास में है कि पोजीशन वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। अभी हमने r1 r2 लिया था ना, अगर ये एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में हो तो क्या लिखोगे? ये एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सारे के सारे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में, वाई सेंटर ऑफ मास सारे वाई डायरेक्शन में, और सारे जेड डायरेक्शन में दे रखे हो। उस केस में हमारे पास में फॉर्मूले सीधे ही हो जाए। एक्चुअल में ये ना कोऑर्डिनेट्स है, तुम्हें क्या दे दिया जाएगा? ग्राफ, और वहाँ पे पॉइंट्स दे देंगे कोऑर्डिनेट्स के कि भाई ये इसमें, ये इसके। और जैसे कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे एक मिनट पेज ऐड करें तो जैसे कि हमारे पास में कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला है कि एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट ले लो आप 1 और 4, और दूसरा पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 और 2। ठीक है, अब ये दो पॉइंट, और इनका वजन कितना दिया है? पहले वाले का मास दिया है 5, दूसरे वाले का मास भी दे दिया 5 kg। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। अब सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले तुम्हें पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम कंसिडर करोगे यहाँ से और इसकी पोजीशन पता करोगे यहाँ से,
तो ऑब्वियसली अगर x देखो, अब क्या करना था, अगर सेंटर ऑफ मास x में निकालना है तो देखो x का कोऑर्डिनेट कितना है, इधर 3, मास कितना है इसका 5, 5 × 3 प्लस m2r2। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था ये, इसका x एक्सिस में कितना था 1, मास कितना है इसका 5, दोनों का मास कितना है 5 + 5, तो ये हो गया अपने पास में 5 3 = 15 प्लस 5/10 विच इज 20/10, 2 आया ये तो। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही बताया था शॉर्टकट है, मास इक्वल है यहाँ पे, तो सीधे ही पोजीशन वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड बाय 2 करना है। इसका x एक्सिस में पोजीशन था 1, x एक्सिस में इसका पोजीशन था 3, तो यहाँ पे इसका x एक्सिस के हिसाब से सेंटर ऑफ मास कितना आया है 2, 1 + 3 4/2। ठीक है, ये आपका आंसर आया। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे x और y और z में तो आ ही गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सेंटर ऑफ मास से रिमेंबर करने ही पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई जेड किस में भी लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनसे इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ अ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बॉडी के शेप से भी डिपेंड करता है। सोचो मेरा ये पेन इस तरफ से भारी होता और इस तरफ से हल्का होता, तो मेरा ऑटोमेटिक सेंटर ऑफ मास किधर खिसकेगा, भारी पॉइंट की तरफ। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास उस तरफ खिसकता है जिधर वेट ज़्यादा हो, मास ज़्यादा हो। तो पोजीशन ये शेप पे डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा। एग्जांपल के लिए मैं ही बता देता हूँ, तुम्हारे पास में एक स्फेयर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर में ही होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास में एक रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही है, बस फर्क कितना सा है कि वो बॉडी से बाहर की तरफ है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे, ये बॉडी से बाहर की तरफ है। डन जी, चलो। और तीसरा पॉइंट है कि इन द सिमेट्रिकल बॉडीज लाइक स्क्वायर हो गया, स्फेयर हो गया, और सिमेट्रिकल बॉडीज में और क्या हो सकता है जिसकी चारों तरफ साइड्स डायमेंशन अच्छे हो। स्फेयर के अलावा रिंग हो गई हमारी, ये रॉड भी हो गया। तो और सिमेट्रिकल में और क्या आएगा, वो बॉडी जिनको कट करने में वापस सिमेट्री बन जाए, ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो इन द सिमेट्रिकल बॉडी इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजीनियस, जहाँ पे मास होमोजीनियस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द जियोमेट्रिकल सेंटर, तब उसका सेंटर ऑफ मास जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा। एग्जांपल के लिए स्क्वायर है, स्क्वायर चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर में होगा। अगर ट्राइंगल की बात करोगे तो उसका भी सेंटर में होगा, रॉड की बात करेंगे तो भी सेंटर में। तो ये उन बॉडीज के लिए है जो हमारे जियोमेट्रिकली सिमेट्रिकल है, उनको कट करने में वो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, उन बॉडीज के लिए था। चौथा पॉइंट क्या है कि द सेंटर ऑफ मास चेंजेज इट्स पोजीशन अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन। बॉडी आगे जा रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके साथ साथ जा रहा है, लेकिन देयर इज अ नो इफेक्ट ऑफ रोटेटरी मोशन ऑन द सेंटर ऑफ मास। रोटेटरी मोशन का कोई इफेक्ट पड़ रहा है सेंटर ऑफ मास पे, बताओ? नहीं ना, वो फिक्स है। तो रोटेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिक्स ही रहता है। लेकिन ट्रांसलेशन में सेंटर ऑफ मास बॉडी के साथ साथ आगे पीछे मूव होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ द ओरिजिन इज एट सेंटर, अगर ओरिजिन हमारा सेंटर पे दिया है, देन द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ मासेज ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो। ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर हम कोऑर्डिनेट में कंसीडर करें, क्यों, वहां पे पोजीशन वेक्टर जीरो है, तो मास का जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आना है, तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा वहां पे, जीरो रहेगा। ठीक है, और हमारे कुछ नए पॉइंट्स है, जैसे कि ये 6th और 7th वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है इसमें, इफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस अगर m1 m2 m3 दिया है और उसकी वेलोसिटीज v1 v2 v3 दिया है, तो उसके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा ये, ध्यान रखना, v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन एम आई। ठीक है, यहाँ पे समेशन लग गया, ये अपना फॉर्मूला रहेगा, ध्यान रखना। सिमिलरली एक्सेलरेशन के केस में भी ये रहेगा, समेशन ऑफ
एम आई ए आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, ये यहाँ पे हो गया इसका फॉर्मूला। और 8 वाले में क्या है, फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ये कहाँ से आया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, F इज इक्वल टू एम है, मुझे सेंटर ऑफ मास बनाना है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास ले लेंगे, सिंपल, ये वहाँ से ठीक है। तो ये हो जाएगा एम, सेंटर ऑफ मास क्या था एक्सेलरेशन का, समेशन ऑफ एम आई क्या था, एम आई वी आई ए आई अपॉन समेशन ऑफ एम, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फोर्स क्या हो जाएगा ये, और अगर आप पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहो तो एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी, ठीक है। ये फॉर्मूले तो मैं यूज़ करना और मैं इनको करके बताऊंगा हमारे अगले वीडियोस जहाँ पे मैं पेपर भी सॉल्व करने वाला हूँ। और ये है हमारे पास में 9.9 क्या कहता है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर किसी बॉडी पे फोर्स ही नहीं लग रहा है जैसे ये, तो ना तो ट्रांसलेशन मोशन है ना रोटेशनल मोशन है, तो सीधी सी बात है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, तो उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बॉडी या तो धीरे धीरे जा रही है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो ये उसी स्पीड से जाएगी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मतलब वी सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो बस ये पॉइंट्स थे हमारे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ चीज़ें, आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर चैनल। सो हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे चैनल पे वीडियोस देखते हैं और हमारे सपोर्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिसको इसकी बहुत ही नीड है, एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, एवरी शेयर एंड सपोर्ट फ्यूल्स आवर जर्नी ऑन यूट्यूब, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग आवर वीडियोज़। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, इसको QR कोड को स्कैन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस यू कैन ऑल्सो सपोर्ट, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।